वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और एक खास हुक को समझने की कोशिश करेंगे। यूज इम्पेरेटिव हैंडल। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर असल में ये काफी काम की चीज है। ये हुक बेसिकली हमें ये कंट्रोल देता है कि जब कोई पेरेंट कंपोनेंट किसी चाइल्ड कंपोनेंट के रेफ को एक्सेस करे तो उसे क्या मिलना चाहिए। मतलब चाइल्ड कंपोनेंट खुद डिसाइड कर सकता है कि पेरेंट को क्या कैपेबिलिटीज देनी है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो मेनली रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन से है। तो आज इस चर्चा का मकसद है इस डॉक्यूमेंटेशन को डिकोड करना, ये समझना कि यूज इंपेरेटिव हैंडल क्या करता है, इसे क्यों यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए और कैसे सही तरीके से यूज करें ताकि हमारा कोड बेहतर बन सके। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। तो सबसे पहले ये हुक है क्या, इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक रिएक्ट हुक है और इसका कोर फंक्शन है कंपोनेंट को ये कंट्रोल देना कि जब कोई पेरेंट कंपोनेंट उस पर रेफ लगाए तो पेरेंट को क्या वैल्यू या फंक्शंस मिलेंगे। देखिए, नॉर्मली जब हम रेफ लगाते हैं फंक्शन कंपोनेंट पर तो पेरेंट को या तो डॉम नोड मिलता है क्लास कंपोनेंट्स में, या फॉरवर्ड रेफ के साथ डॉम एलिमेंट पर, या कुछ नहीं मिलता फंक्शन कंपोनेंट्स के केस में सीधे तौर पर। यूज इम्पेरेटिव हैंडल इसी बिहेवियर को कस्टमाइज करने का तरीका है। चाइल्ड कंपोनेंट तय कर सकता है कि पेरेंट को डॉम नोड के बजाय कुछ स्पेसिफिक मेथड्स दे, या शायद कम चीजें एक्सपोज करे, या फिर बिल्कुल ही कस्टम फंक्शनैलिटी दे। इसका सिंटैक्स अगर देखें तो वो है यूज इम्पेरेटिव हैंडल, रेफ, क्रिएट हैंडल, डिपेंडेंसीज। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अच्छा, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं। जरूर। पहला है रेफ। ये वही रेफ ऑब्जेक्ट है जो कंपोनेंट को पेरेंट से प्रॉप के तौर पर मिलता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है रिएक्ट 19 के कॉन्टेक्स्ट में। अब रेफ एक नॉर्मल प्रॉप की तरह पास हो सकता है। पहले मतलब रिएक्ट 18 और उससे पहले रेफ को चाइल्ड फंक्शन कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए फॉरवर्ड रेफ HOC यूज करना पड़ता था। वो एक एक्स्ट्रा लेयर थी। हाँ, वो फॉरवर्ड रेफ वाला थोड़ा बॉयलर प्लेट जैसा लगता था कई बार, तो ये सिंप्लीफिकेशन अच्छी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था? क्रिएट हैंडल। हाँ, दूसरा पैरामीटर है क्रिएट हैंडल। ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और इसका काम है वो कस्टम हैंडल रिटर्न करना जिसे आप एक्सपोज करना चाहते हैं। ये हैंडल कुछ भी हो सकता है, पर कॉमनली ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें मेथड्स होते हैं। और तीसरा पैरामीटर डिपेंडेंसीज, ये ऑप्शनल है। ये एक एरे है जिसमें वो सारी रिएक्टिव वैल्यूज होती हैं जिनका इस्तेमाल क्रिएट हैंडल फंक्शन के अंदर होता है, जैसे प्रॉप्स, स्टेट या कंपोनेंट बॉडी में डिफाइन किए गए वेरिएबल्स, फंक्शंस। अगर इनमें से कोई वैल्यू बदलती है तो रिएक्ट क्रिएट हैंडल फंक्शन को दोबारा चलाएगा और रेफ को नया हैंडल असाइन कर देगा। ये बिल्कुल यूज इफेक्ट या यूज मेमो के डिपेंडेंसी अरे की तरह है। मतलब अगर डिपेंडेंसीज में बताई गई कोई चीज बदली नहीं तो हैंडल बार बार नहीं बनेगा। बिल्कुल। परफॉर्मेंस के लिहाज से जरूरी है ये। एग्जैक्टली। अगर आप ये डिपेंडेंसीज एरे नहीं देते तो क्रिएट हैंडल हर री-रेंडर पर चलेगा जो अननेसेसरी हो सकता है। तो हाँ, परफॉर्मेंस के लिए सही डिपेंडेंसीज देना इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात, ये यूज इम्पेरेटिव हैंडल हुक खुद कुछ रिटर्न नहीं करता, ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। इसका काम सिर्फ दिए गए रेफ ऑब्जेक्ट की करंट प्रॉपर्टी को सेट करना है। ओके, थ्योरी समझ आ रही है, पर इसका असली फायदा कहाँ दिखता है? मतलब डॉक्यूमेंटेशन में जरूर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे, जैसे पेरेंट को सब कुछ देने के बजाय हम चुन सकते हैं कि क्या देना है। हाँ, बिल्कुल। यही इसकी असली पावर है। सोर्स में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक माई इनपुट कंपोनेंट का। सोचिए, आपने एक कस्टम इनपुट कंपोनेंट बनाया है जो अंदर एक स्टैंडर्ड HTML इनपुट एलिमेंट रेंडर करता है। अब आप शायद ये नहीं चाहेंगे कि पेरेंट कंपोनेंट को उस अंदरूनी इनपुट डॉम नोड का पूरा एक्सेस मिल जाए। क्यों? मतलब क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत ये है कि पेरेंट फिर उसके साथ कुछ भी कर सकता है, स्टाइल बदल सकता है, एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकता है, जो शायद आपके कंपोनेंट के इंटरनल लॉजिक को ब्रेक कर दे। आप चाहते हैं कि पेरेंट सिर्फ कुछ ज़रूरी काम कर सके, जैसे इनपुट फील्ड को फोकस करना या उसे स्क्रॉल करके व्यू में लाना। तो इसे अचीव करने के लिए माई इनपुट कंपोनेंट के अंदर आप पहले एक लोकल रेफ बनाएंगे, जैसे यूज रेफ से इनपुट रेफ, जो सीधे उस इनपुट डॉम नोड को पॉइंट करेगा,
फिर आप यूज इम्पेरेटिव हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप वो रेफ पास करेंगे जो पेरेंट से प्रॉप के तौर पर मिला है। इसके बाद क्रिएट हैंडल फंक्शन के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें सिर्फ वही मेथड्स होंगी जो आप एक्सपोज करना चाहते हैं, जैसे focus is equal to input_ref.current.focus, scroll into view is equal to input_ref.current.scroll into view। तो इसमें एक फोकस मेथड है जो इंटरनल इनपुट रेफ के फोकस को कॉल करती है और एक स्क्रॉल इनटू व्यू मेथड जो इंटरनल इनपुट रेफ के स्क्रॉल इनटू व्यू को कॉल करती है। अच्छा, अब नतीजा क्या होगा? जब पेरेंट कंपोनेंट इस माई इनपुट कंपोनेंट का रेफ लेगा, मान लीजिए माई इनपुट रेफ, और कॉल करेगा माई इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, तो वो असल में आपके द्वारा डिफाइन किया गया फोकस फंक्शन चलेगा। पेरेंट कंपोनेंट को सीधे अंडरलाइंग इनपुट डॉम नोड का एक्सेस नहीं मिला। वो माई इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू रेड जैसी चीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टाइल प्रॉपर्टी आपने एक्सपोज ही नहीं की। हाँ, ये तो कुछ वैसा हुआ जैसे टीवी का रिमोट। हमें कंट्रोल्स मिलते हैं चैनल्स बदलने, वॉल्यूम एडजस्ट करने के, पर हम रिमोट से टीवी के अंदर के सर्किट्स को डायरेक्टली नहीं छेड़ सकते। ये कंपोनेंट को एक तरह से सेल्फ कंटेन्ड बना देता है पेरेंट के लिए, एक ब्लैक बॉक्स जैसा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये एनकैप्सुलेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका फायदा ये है कि आप कंपोनेंट के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को फ्यूचर में बदल सकते हैं और पेरेंट कंपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा जब तक आप एक्सपोज्ड हैंडल का इंटरफेस यानी मेथड्स सेम रखते हैं। कोड ज्यादा मेंटेनेबल और रोबस्ट बनता है। लेकिन क्या ये एनकैप्सुलेशन हमेशा फायदेमंद है? मान लीजिए डेवलपमेंट के दौरान मुझे डीबग करना है और मैं पेरेंट से देखना चाहता हूं कि चाइल्ड के अंदर उस इनपुट फील्ड की करंट वैल्यू क्या है, तब तो ये रुकावट बन सकता है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। डीबगिंग सिनारियोज में ये लिमिटेशन लग सकती है। हालांकि जनरल कंपोनेंट डिजाइन प्रिंसिपल के तौर पर एनकैप्सुलेशन को अच्छा माना जाता है। अगर डीबगिंग के लिए इंटरनल स्टेट की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग मैकेनिज्म सोचे जा सकते हैं, जैसे कंडीशनल लॉगिंग या रिएक्ट डेव टूल्स का यूज़ करना। यूज इम्पेरेटिव हैंडल का प्राइमरी गोल प्रोडक्शन कोड में कंपोनेंट के पब्लिक एपीआई को क्लीन और कंट्रोल रखना है। कितना एक्सपोज करना है ये एक डिज़ाइन डिसीजन है जो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। समझ गया। मतलब ट्रेड ऑफ्स हैं, लेकिन आमतौर पर एपीआई को क्लीन रखना ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ एग्जिस्टिंग डॉम मेथड्स जैसे फोकस या स्क्रॉल इनटू व्यू को ही एक्सपोज करने के लिए है, या हम अपने बिल्कुल नए कस्टम कमांड्स भी बना सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ डॉम मेथड्स की फॉरवर्डिंग तक ही सीमित नहीं है। ये इसकी दूसरी बड़ी खूबी है। आप पूरी तरह से कस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक लॉजिक वाली मेथड्स भी एक्सपोज कर सकते हैं। सोर्स में एक और अच्छा उदाहरण है, एक पोस्ट कंपोनेंट का। मान लीजिए इस पोस्ट कंपोनेंट में कमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और नीचे एक इनपुट फील्ड है नया कमेंट ऐड करने के लिए। अब पेरेंट कंपोनेंट जैसे कोई पेज, उसमें एक बटन है राइट अ कमेंट। आप चाहते हैं कि इस बटन पर क्लिक करते ही यूजर ऑटोमेटिकली कमेंट्स लिस्ट के एंड तक स्क्रॉल हो जाए और कमेंट लिखने वाला इनपुट फील्ड फोकस हो जाए। मतलब दो एक्शंस एक साथ। हाँ, ये तो कॉमन सिनेरियो है। बिल्कुल। तो इससे करने के लिए पोस्ट कंपोनेंट के अंदर आप यूज इम्पेरेटिव हैंडल का इस्तेमाल करके एक कस्टम मेथड एक्सपोज कर सकते हैं जिसका नाम हो सकता है, मान लीजिए, स्क्रॉल एंड फोकस ऐड कमेंट। ये मेथड कंपोनेंट के अंदर कमेंट्स लिस्ट के डॉम नोड के रेफ और कमेंट इनपुट फील्ड के रेफ दोनों को एक्सेस करेगी। फिर ये मेथड पहले स्क्रॉलिंग करेगी और फिर फोकस करेगी। अब पेरेंट पेज कंपोनेंट को क्या करना होगा? वो पोस्ट कंपोनेंट का रेफ लेगा, जैसे पोस्ट रेफ, और बटन के क्लिक हैंडलर में सिर्फ एक लाइन लिखेगा, पोस्ट रेफ डॉट करंट डॉट स्क्रॉल एंड फोकस ऐड कमेंट। दैट्स इट। पेरेंट को ये जानने की जरूरत ही नहीं कि अंदर स्क्रॉलिंग कैसे हो रही है, फोकसिंग कैसे हो रही है। उसे बस एक हाई लेवल मीनिंगफुल एक्शन मिल गया। वाह, ये तो कमाल है। पेरेंट का कोड एकदम क्लीन रह गया और सारी कॉम्प्लेक्सिटी चाइल्ड कंपोनेंट ने अपने अंदर संभाल ली। कॉम्प्लेक्स यूआईज में जहां बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं, वहां कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करने का ये वाकई एक पावरफुल तरीका लगता है। पेरेंट को चाइल्ड के इंटरनल्स में झांकने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपीरियंस डेवलपर्स अक्सर इस बात पे जोर देते हैं कि रेफ्स और खासकर यूज इम्पेरेटिव हैंडल का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अच्छा, मतलब ओवर यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। ये तलवार की तरह पावरफुल, पर गलत इस्तेमाल से कोड को नुकसान पहुंच सकता है। वार्निंग ये है कि रेफ्स का इस्तेमाल सिर्फ इम्पेरेटिव बिहेवियर के लिए ही करें।
इम्पेरेटिव मतलब कमांड देना, वो एक्शंस जिन्हें प्रॉप्स के जरिए डिक्लेरेटिवली एक्सप्रेस करना मुश्किल या नामुमकिन हो, जैसे इस एलिमेंट को फोकस करो, यहाँ तक स्क्रॉल करो, ये एनिमेशन ट्रिगर करो, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो। ये एक्शंस अक्सर किसी इवेंट पर या स्पेसिफिक टाइमिंग पर होते हैं। अगर कोई चीज प्रॉप्स के जरिए आसानी से मैनेज की जा सकती है तो रेफ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ये एक एंटी पैटर्न माना जाता है। सोर्स में एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया है मॉडल कंपोनेंट का। आप एक मॉडल कंपोनेंट बना सकते हैं जो रेफ के जरिए ओपन क्लोज जैसे मेथड्स एक्सपोज करे ताकि पेरेंट मॉडल ref.current.open कॉल करके उसे खोल सकें। हाँ, ये तो कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में मॉडल को कंट्रोल करने का ज्यादा डिक्लेरेटिव और रिएक्ट इडियोमैटिक तरीका है आई ओपन जैसा प्रॉप पास करना। मॉडल आई ओपन इक्वल्स इज मॉडल ओपन। पेरेंट कंपोनेंट अपने स्टेट इज मॉडल ओपन को मैनेज करेगा और मॉडल कंपोनेंट उस प्रॉप के बेसिस पर खुद को रेंडर करेगा या नहीं करेगा। प्रॉप्स डेटा फ्लो को ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। तो मतलब जहां तक हो सके स्टेट और प्रॉप से काम चलाना चाहिए। रेफ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। हाँ, डिक्लेरेटिव अप्रोच कैसा दिखना चाहिए, कोई इम्पेरेटिव अप्रोच क्या करना है पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉप बदलने पर आपको कोई इम्पेरेटिव एक्शन करना पड़ता है, जैसे मॉडल खुलने पर उसके अंदर के इनपुट को फोकस करना। ऐसे केसेस में भी रेफ एक्सपोज करने के बजाय अक्सर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करके प्रॉप चेंज को डिटेक्ट करके एक्शन ट्रिगर करना बेहतर होता है। समझ गया। तो निचोड़ ये निकलता है कि कंपोनेंट का एपीआई डिजाइन करते वक्त पहला सवाल हमेशा ये होना चाहिए, क्या ये प्रॉप्स से हो सकता है? अगर जवाब हाँ है तो प्रॉप्स ही चुनें। रेफ्स और यूज इंपेरेटिव हैंडल को उन खास सिचुएशंस के लिए बचाकर रखें जहां इंपेरेटिव कंट्रोल सच में जरूरी है और प्रॉप्स से काम नहीं चल रहा। हर छोटी मोटी चीज के लिए रेफ यूज करना कोड को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। बिल्कुल। कई बार डेवलपर्स जल्दी में हर चीज के लिए रेफ यूज करने लगते हैं, जो बाद में मेंटेनेबिलिटी में दिक्कत देता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समराइज करते हैं। यूज इंपेरेटिव हैंडल एक रिएक्ट हुक है जो हमें फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देता है कि एक चाइल्ड कंपोनेंट अपने पेरेंट को रेफ के जरिए क्या एक्सपोज करेगा। ये डॉम नोड्स के एक्सेस को लिमिट करने, कंपोनेंट के इंटरनल्स को छिपाने मतलब इनकैप्सुलेशन और बिल्कुल कस्टम इंपेरेटिव मेथड्स बनाने के लिए उपयोगी है। कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को सिंप्लीफाई करने में मदद कर सकता है। ये एक वैल्यूएबल टूल है, पर इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। हमेशा डिक्लेरेटिव अप्रोचेस जैसे प्रॉप्स और इफेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और रेफ्स का इस्तेमाल केवल जरूरी इंपेरेटिव एक्शंस के लिए ही करना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य के लिए। जैसे जैसे रिएक्ट और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर इवॉल्व हो रहे हैं, कंपोनेंट एपीआईज डिजाइन करने के स्टैंडर्ड्स भी बदल रहे हैं। यूज इंपेरेटिव हैंडल हमें इंपेरेटिव मेथड्स को सेलेक्टिवली एक्सपोज करने का एक मैकेनिज्म देता है। ये सोचते हुए भविष्य में रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने के तरीके पर इसका क्या असर पड़ सकता है, हम फ्लेक्सिबिलिटी, पेरेंट को ज़रूरी कंट्रोल देना और इनकैप्सुलेशन, इंटरनल डिटेल्स को सेफ रखना के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं। क्या इस तरह के पैटर्न्स हमें ज़्यादा मॉड्यूलर और पावरफुल कंपोनेंट लाइब्रेरीज बनाने में मदद करेंगे, या अगर इनका सही से इस्तेमाल ना किया गया तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा सकते हैं? इन सवालों पर विचार करने से हमें कंपोनेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की और गहरी समझ मिल सकती है। Thank you for watching The Funnel Effect.